अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मरीज़ होते हैं उनके बारे में है। उनकी दवाइयों में आजकल एक ऐसी दवाई शामिल की जा रही है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेके आ रही है। और अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया होता है कि खुशी का एहसास। और इस नई दवाई के शामिल होने से या इस नई दवाइयों की किस्म के टाइप 2 के जो मरीज़ हैं शुगर के, उनकी दवाइयों में शामिल होने से जो उनके फ़ायदे हो रहे हैं या उनको पता चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो यूफोरिक हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुशी में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस शुगर के वो मरीज़ जिनको हम टाइप 2 या दो जो किस्म की, यानी एक होती है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होती है टाइप 2, तो वो कौन से लोग होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर के मरीज़ होते हैं? वो लोग जो टाइप 1 के नहीं होते। टाइप 1 के कौन होते हैं? नौजवान लड़के लड़कियां जिनके जिस्म के अंदर जो लबलबा या पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। जब वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है तो इंसुलिन अपना काम नहीं करेगी। क्या काम करती है इंसुलिन? आप अभी मिठाई खाएं, कोई जामुन खाएं, रसगुल्ला खाएं, चीनी का चम्मच अपने मुंह में डालें, वो जो शुगर है वो आपके जिस्म में जाएगी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जाके आपके खून के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाएगी। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगी, यानी ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा और सादा जो है वो एक हिस्सा है शुगर का। तो जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगी तो फौरी तौर पे आपका जो लबलबा है वो इंसुलिन को अखराज करेगा, उसको अपने अंदर से बाहर खून के अंदर भेजेगा और वो इंसुलिन उसको पकड़ेगी गर्दन से ग्लूकोज को और आपके सेल्स के अंदर फेंक देगी। जैसे सेल्स के अंदर फेंकेगी तो वहाँ पे मशीनरियाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो उसको जला के आपके लिए एनर्जी भी बनाएगा, कैलोरीज भी बनाएगा, और अगर कोई इजाफी ग्लूकोज है उसको भी कहीं एडजस्ट करेगा फैट्स की शक्ल में। तो ये इंसुलिन का किरदार है। तो टाइप 1 के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री होती है, यानी पैंक्रियाज, उसके जो मखसूस किस्म के सेल होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, तो वो ही नहीं होते। तो जब इंसुलिन नहीं बनती तो बेचारे जो भी खाएंगे वो उनको ग्लूकोज को बढ़ा देगी और वो ग्लूकोज बढ़ी रहेगी, जिसके अपने नुकसानात हैं, तो जिस पे मैं किसी दिन अलहदा बात करूंगा। तो वो लोग जो टाइप 1 के मरीज़ नहीं हैं उनको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट। अब ये वो कैटेगरी होती है जिसमें कहीं ना कहीं पे इंसुलिन बन रही है। अब या तो वो मतलूबा मिकदार में बनना ख़त्म हो जाती है, या फिर उसका जो एक्शन होता है कि उसने जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजना है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस या मज़ाहमत आ जाती है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बड़ा आप सुनते रहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं तो उनके अंदर ये मसला होता है। यानी आपकी एक फैक्ट्री इंसुलिन बना रही थी पूरी ज़िंदगी, एक वक्त में आके वो थक गई है, लेकिन आप क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं ग्लूकोज खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, मीठी चीज़ें खाने की, आप खाते जाते हैं, लेकिन इंसुलिन कम बनती तो है लेकिन कम बनती है, तो ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाती है। या एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने वज़न का ख्याल नहीं रखते, मोटापा का आप शिकार हो जाते हैं, तो आपकी वो इंसुलिन बन तो जाती है लेकिन आगे उसको एक्शन करने में, काम करने में अब मसला है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये कौन से मरीज़ हैं? ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं। ये वो मरीज़ हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, अमूमी तौर पे मर्द हों और ख़वातीन हों। अगर मैं आम ज़ुबान में आप लोगों को बताऊं, ये तो अब मैंने साइंस की टर्म बताया तरीका, आम ज़ुबान में ये समझ लें कि शुगर के जो मरीज़ सिर्फ इंसुलिन पे होते हैं और वो नौजवान हों, तो चांसेस यही हैं कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ होंगे। शुगर के वो मरीज़ जो चाहे इंसुलिन पे हों लेकिन या तो अभी भी साथ वो शुगर की गोलियां ले रहे होंगे, या पहले उन्होंने कुछ सालों के लिए शुगर की गोलियां ली थी लेकिन अब गोलियों का असर नहीं हो रहा तो वो इंसुलिन पे आ गए हैं। तो ये कैटेगरी आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की होती है और इनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, 40-50 साल से ज़्यादा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा आजकल खुशी हो रही है, क्योंकि एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। SGLT2 से क्या बनता है? फिर इनहिबिटर का मतलब तो ये होता है कि किसी चीज़ के काम को करने की रोकने वाली चीज़। SGLT2 का मतलब है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनका एक काम होता है, उस काम को ये जो नई दवाइयां हैं ये जाके रोकती हैं, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। और ये पूरी दवाइयों का क्या है? SGLT2 इनहिबिटर्स। और ये बड़ी मशहूर हैं, ग्लिफ्लोजोन्स। ये जो ग्लिफ्लोजोन्स के मुख्तलिफ यानी कि ये नाम है, मसलन अगर आप एक काम करें, गूगल खोलें, उस पर लिखें ब्रांड नेम्स ऑफ एम्पाग्लिफ्लोजोन इन पाकिस्तान,
उसकी इमेजेस को क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आगे जो ब्रांड्स आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी भी दवाइयों में हो सकता है ये अकेली या दो किसी और शुगर की दवाई के साथ मिला के आपको दे रहे हों। इसी तरह से ये तो मैंने बात की एम्पाग्लिफ्लोजोन, फिर डेपाग्लिफ्लोजोन है, फिर इसी तरह से कैनाग्लिफ्लोजोन है, यानी एंड पे क्या आता है इनके ग्लिफ्लोजोन्स। तो ये वो ग्रुप है जो जिनको हम साइंसी या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि SGLT2 जो है जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं। जो SGLT1 रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं आंतों में हमारी, लेकिन जो बुनियादी तौर पे या ज़्यादा तादाद में SGLT2 के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे गुर्दों के जो छाननियाँ होती हैं, जो ये हम छोटा पेशाब या यूरिन बनता है वो बनाने वाली जो बुनियादी एलिमेंट होता है जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो उनका इब्तदाई हिस्सा होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या PCT उसको कहते हैं। तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, हमने कोई मीठी चीज़ खाई, एक ख़ास जब हमारे जिस्म के अंदर जो है ग्लूकोज जब एक ख़ास मतलूबा यानी 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज को फिर छोटा पेशाब या यूरिन के अंदर निकालना शुरू कर देता है गुर्दों के ज़रिए या इन नेफ्रॉन्स के ज़रिए। अब वो जो ग्लूकोज है वो हम यूरिन करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर जब शुगर के मरीज़ होते हैं उनको पता चल जाता है कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है जब उनको बार बार छोटा पेशाब आता है। तो वो जब निकाल रहा होता है गुर्दा, तो ये जो रिसेप्टर होते हैं जिनको हम SGLT2 रिसेप्टर, ये उस एक गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है, वहाँ से पकड़ पकड़ के ग्लूकोज को वापस हमारे खून में शामिल करते जाते हैं। यानी ये SGLT2 रिसेप्टर्स का क्या काम है कि आपके गुर्दों से जो बाहर जा रही थी ग्लूकोज उसको काबू करके अंदर खून के अंदर भेजना, और हमारे जिस्म में हमारे खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, चाहे हम दवाई भी खा रहे हो। तो उस चीज़ को जो फिर है ये दवाइयाँ रोकती हैं, उसको उसके काम से रोकती हैं, तो ताकि वो उस ग्लूकोज को बाहर जिस्म से जाने दे इस रास्ते से। तो ये बड़ा अहम काम है। अब यहाँ से ही आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो लोग जिनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, वो लोग जिनको कहते हैं कि अगर आप इंसुलिन लगा भी रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा क्योंकि इंसुलिन की तो आगे काम नहीं करेगी, तो ये मखसूस किस्म की दवाइयाँ हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। चाहे इंसुलिन की रेजिस्टेंस रहे ना रहे, इंसुलिन ज़्यादा हो कम हो, लेकिन ग्लूकोज अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा होने की वजह से यूरिन से निकल रही है, तो उसको निकलते हुए जो रिसेप्टर वापस पकड़ते थे तो उनको जाके रोकती है, तो आपके जिस्म से ग्लूकोज बाहर चली जाती है, तो आपका ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये मदद करती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं ये दवाइयाँ। और मैंने फिर ये खुशी की बात क्यों की, इस तरह तो बड़ी दवाइयाँ आती रहती हैं जो कि शुगर के मरीज़ों को पहले भी फ़ायदा देती हैं। दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि दो और ऐसी वजूहात हैं जिनके मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो शुगर के अक्सर मरीज़ होते हैं उनको भी ये वजह कोई चाल ही रही होती है। उसमें कौन कौन सी हैं, एक वो जो दिल के मरीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे दिल के वो मरीज़ जिनको दिल के अटैक हुए हों, इनका दिल कमज़ोर हो, जिसको हम हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, या वो लोग जिनको दिल का अटैक हुआ, दिल के पट्टे कमज़ोर हुए, लेकिन अगरचे अभी इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी डर होता है कि ये हार्ट फेलियर या इनका जो दिल है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा होता है, उसके ऊपर जो इतना मसला बन रहा होता है, तो उसको भी ये जो दवाइयां हैं SGLT2 इनहिबिटर्स ये कम करती हैं। तो अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसको दिल का मसला भी है या दिल का मसला होने का खुदा न खासा डर है, तो उसको बहुत फ़ायदा देती है। इसी तरह से जो गुर्दों के मरीज़ हैं जिसको हम CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी जो गुर्दों का क्या काम है हमारे जिस्म से फाजल मादों को निकालना, उनमें अमूमी तौर पे सबसे मशहूर कौन से फाजल मादे हैं, यूरिया और क्रेटिनिन। ये जो हम गोश्त वगैरह खाते हैं, दालें खाते हैं, तो यूरिया बढ़ता है प्रोटीन से। इसी तरह से जो क्रिएटिनिन है वो भी बढ़ती है यूरिया के साथ साथ। हमारे जो पट्टे हैं उनका ब्रेक डाउन होता रहता है, लेकिन जब गुर्दे इसको निकाल ना पाएँ प्रॉपर तरीके से फाजल मादों को, तो हमारे जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ती है, हमारे जिस्म में यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है। और जब हम किसी डॉक्टर को जाके कुछ बताते हैं कि जी हमें आजकल मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, हम उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जिस्म पे सोज है हमारे, तो वो आपका ये टेस्ट करवाते हैं ब्लड यूरिया का और क्रिएटिनिन का। तो ये टेस्ट करवाते हैं तो उनको लगता है कि आपके गुर्दे जो हैं वो ठीक नहीं हैं। और अक्सर शुगर के मरीज़ों के साथ ये होता है कि उनके गुर्दे बड़े कमज़ोर होते हैं, गुर्दे काम नहीं कर रहे होते प्रॉपर, उनकी क्रिएटिनिन जो है नॉर्मल वैल्यू से, अगर नॉर्मल वैल्यू 1.2 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो वो 2, 3, 4 चलती रहती है। इसी तरह से यूरिया भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो इनको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट। तो देखा यह गया कि SGLT2 जो इनहिबिटर्स हैं
वो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो गुर्दों के जो मरीज़ हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है कि जब ये जो दवाइयाँ हैं ये उन रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो ग्लूकोज बाहर जाता है, बल्कि उनके साथ जो नमक होता है, जो सोडियम होता है, सोडियम और क्लोराइड, वो भी बाहर जाता है। क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ें वापस हमारे जिस्म का हिस्सा बनती थी। तो जब वो बाहर जाएगा तो वो साथ ये सारी चीज़ें जाते हुए अपने साथ पानी को भी लेके जाती हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है? जैसे आप एक मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि एक तेज़ी से आपके पास से एक कार गुजरती है, आप किसी कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ मट्टी घट्टा भी उड़ता है। तो यानी किसी एक चीज़ के गुजरने की वजह से दूसरी चीज़ भी मुतासर होती है। तो ये जो मैंने बताया कि सोडियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज है, जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तो जो गाढ़ा हो जाता है यूरिन जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो वो फिर पानी को भी साथ खींच के लेके जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा हुआ, गुर्दे के मरीज़ों को फ़ायदा हुआ, दिल के मरीज़ों को फ़ायदा हुआ, और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आप कोशिश करें, इनको खुद भी सर्च करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें अगर आप शुगर यानी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को फ़िलहाल हम रिकमेंड नहीं करते। तो उसके अलावा फिर इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। बाज़ औक़ात जब ये यूरिन से इस तरीके से गुजरता है तो यूरिन के इन्फेक्शन होने का डर होता है, एक चीज़। इसके अलावा बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा बहुत डर होता है। इसके जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि एक होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताऊँ। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी इन दवाइयों के बारे में ज़रूर बात करें। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि उनके लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ आ चुकी हैं या आ रही हैं, क्योंकि ये कोई बहुत पुरानी दवाइयाँ नहीं हैं। 2012-2013 में तो पहली दफ़ा ये FDA ने अप्रूव की थी इनमें से एक दवाई। ये उसके अभी इनकी उम्र 10 साल है, लेकिन इनके फ़वाइद जो हैं वो काफ़ी सामने आ रहे हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ हैं, उन्होंने भी इनके फ़वाइद के बारे में बात की है। तो एक दवाई जो 10 साल पुरानी है सिर्फ, पाकिस्तान में ये कह लें कि शायद अभी वो 1 साल या 2 साल पुरानी हो सकती है। अक्सर आप प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं अब आजकल, या आपका अपने घरों में जो भी शुगर के मरीज़ होते हैं, तो उनको या तो अलहदा से ये दी होती है या 1-2 दवाइयों के साथ शामिल करके दी होती है, क्योंकि ये अभी तक काफ़ी महफूज करार पाई है। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हर सूरत सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है आपसे, ये घंटी की आवाज़ जो आपके कान में पड़ी है इसको भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक किया करें और इसको भी ज़रूर लाइक करें। और कोई भी वीडियो जो आपको लगता है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, तो उसको शेयर के ऑप्शन से आगे शेयर कर दीजिए करें। डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं, कर लिया करें, रिक्वेस्ट है आपसे, लेकिन लोगों से अपना लिंक शेयर किया करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।